हेलो स्टूडेंट्स, आपका कोष अवस्था वाला जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में आज का हमारा नया टॉपिक है निबिड़ संकुलन। हमारा आज का टॉपिक है निबिड़ संकुलन। बच्चों, निबिड़ संकुलन का मतलब होता है कणों की निकटतम व्यवस्था। निबिड़ संकुलन का अर्थ होता है कणों की निकटतम व्यवस्था। अभी कणों की निकटतम व्यवस्था का अर्थ क्या है? यहाँ पर एक्चुअल में हम यहाँ पर क्रिस्टलों की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो क्रिस्टल में कण जो है एक निश्चित व्यवस्था में बंधे हुए होते हैं। तो जब कण निकटतम रूप से इस प्रकार से बंधे हुए हो, कण निकटतम रूप से इस प्रकार से बंधे हुए हो कि स्थायित्व, घनत्व उच्च हो, यानी स्थायित्व अधिक हो और घनत्व अधिक हो, लेकिन आयतन कम हो, आयतन कम हो, तो कणों की इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं निबिड़ संकुलन। कणों की निकटतम व्यवस्था, यानी किसी क्रिस्टल के निर्माण में कण निकटतम रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल के निर्माण में कण निकटतम रूप से इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि बनने वाली संरचना का स्थायित्व उच्च हो, घनत्व उच्च हो, लेकिन संरचना का आयतन न्यून हो, कम हो। कणों की इस व्यवस्था को कहा जाता है निबिड़ संकुलन। अब बेटा, वास्तव में जितने भी क्रिस्टल होते हैं सभी क्रिस्टल आपके त्रिविमीय संरचना वाले होते हैं। क्रिस्टलों की जो संरचना होती है वो त्रिविमीय संरचना होती है। तो अगर हम डायरेक्ट त्रिविमीय संरचना का अध्ययन करें तो हमें उसको अध्ययन करने में परेशानी होगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, फिर द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और फिर हम पढ़ते हैं उसको त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन का जो अध्ययन किया जाता है वो 3 पदों में किया जाता है। फर्स्ट होता है एक विमीय निबिड़ संकुलन, सेकंड होता है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, और थर्ड होता है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन। देखिए बेटा, कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल में परमाणु, और परमाणु को हम मानते हैं गोलाकार। परमाणु क्या माने जाते हैं? गोलाकार आकृति के माने जाते हैं, पर इनका आकार बहुत 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 छोटा होता है, यानी इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब कुछ बहुत छोटी होती है। तो अगर हम एक परमाणु की बात करें तो लंबाई भी नगण्य है, चौड़ाई भी नगण्य है और मोटाई भी नगण्य है। लेकिन अगर हम परमाणु के पीछे परमाणु को जोड़ते चले जाएं, इस प्रकार से परमाणु के पीछे परमाणु को जोड़ते जाएं, गोले के पीछे हम गोले को जोड़ते जाएं, तो चौड़ाई और मोटाई तो अभी भी नगण्य रहेगी, लेकिन संरचना में आपको लंबाई प्रतीत होने लग जाएगी, संरचना में आपको लंबाई दिखाई देने लग जाएगी। तो जब भी कण इस प्रकार व्यवस्थित हो, कण एक के पीछे एक व्यवस्थित होते हुए कणों की पंक्ति का निर्माण करते हैं। जब कण एक के पीछे एक व्यवस्थित होते हुए कण की पंक्ति का निर्माण करते हैं तो कणों की इस व्यवस्था को हम कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक गोला जो है उसकी चौड़ाई भी नगण्य है और उसकी मोटाई भी नगण्य है।
लेकिन जब हम उसके गोले के पीछे गोले लगाते चले जाएंगे तो उसमें लंबाई जो है उत्पन्न हो जाएगी, लंबाई को हम नगण्य नहीं मान पाएंगे। तो जब गोले के पीछे गोले व्यवस्थित होते हैं और गोलों की एक पंक्ति का निर्माण हो जाता है तो यह व्यवस्था कहलाती है एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब बेटा इसमें एक बात आती है यहाँ पर समन्वय संख्या। एक गोला अधिकतम जितने गोलों को स्पर्श करे, किनारे वाले गोले की हम बात करेंगे तो एक गोला एक ही को स्पर्श करेगा, किनारे वाले की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं एक गोला जितने अधिकतम गोलों को स्पर्श करे। अधिकतम कितने को कर सकता है? जैसे ये गोला हमने लिया, एक इस गोले को टच कर रहा है, एक इस गोले को टच कर रहा है, दो से ज्यादा गोलों को टच नहीं करेगा। तो यहां पर समन्वय संख्या का मान हो जाएगा। तो जब भी गोले एक के पीछे एक व्यवस्थित होकर के कणों की पंक्ति का निर्माण करते हैं, गोले एक के पीछे एक व्यवस्थित होकर के कणों की पंक्ति का निर्माण करते हैं, गोलों की ये जो व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को हम कह सकते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें एक गोला अधिकतम दो गोलों को स्पर्श करता है और अधिकतम दो गोलों को स्पर्श करने के कारण से समन्वय संख्या का मान 2 होता है। अब बेटा इसके बाद में आता है, अब बेटा देखिए द्विविमीय निबिड़ संकुलन में जैसे एक विमीय निबिड़ संकुलन से बनी कणों की लाइन, एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या बनेगी? कणों की लाइन। अगर कणों की लाइन के सहारे लाइनों को लगाया जाए, लाइन के सहारे अगर लाइन व्यवस्थित कर दी जाए तो इस अवस्था में संरचना के अंदर लंबाई भी आ जाएगी और चौड़ाई भी आ जाएगी। अगर लाइन के बगल में लाइनों को व्यवस्थित किया जाए तो संरचना के बगल में जब लाइन के साथ लाइन व्यवस्थित की जाती है तो संरचना में लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाती हैं, और जब लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएंगी तो उस संरचना को कहेंगे द्विविमीय संरचना। यानी इसको व्यक्त करने के लिए x और y दो अक्षों की आवश्यकता पड़ेगी। अब बेटा ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है वर्ग निबिड़ संकुलन और इसका दूसरा प्रकार होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन के दो प्रकार होते हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब अगर हम देखिए वर्ग निबिड़ संकुलन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कणों की एक लाइन लगाई, ये बेटा गोलों की एक लाइन हो गई। अब लाइन के सहारे लाइन लगानी है, लाइन के सहारे लाइन लगाएंगे। अब बेटा लाइन के सहारे लाइन लगाने में दो अलग अलग स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति पर विचार कर रहे हैं, लाइन के बगल में लाइन लग रही है। पहले तो संरचना में केवल लंबाई थी, जब लाइन के बगल में लाइन आती जाएगी तो संरचना में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी उत्पन्न हो जाएगी। अब लाइन के साथ लाइन की व्यवस्था क्या है? हम कणों की पंक्तियों को तल में एक के साथ एक तल में व्यवस्थित कर रहे हैं, एक के साथ एक इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला दो परस्पर लंबवत पंक्तियों का सदस्य बने। आप देख लीजिए, ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। यहाँ पर लाइन के सहारे लाइन इस तरह लगाई जाती है कि हर एक गोला
दो परस्पर लंबवत पंक्तियों का सदस्य बनेगा। किसी भी गोले को देख लो आप, पूरी संरचना में किसी भी गोले को देखें, हर एक गोला दो लंबवत लाइनों का सदस्य है। तो जब भी हम कणों की पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक गोला दो परस्पर लंबवत पंक्तियों का सदस्य बने, तो इस अवस्था में एक गोला अधिकतम 4 गोलों को टच करेगा। एक गोला अधिकतम 4 गोलों को टच करेगा, और अगर हम चारों गोलों के केंद्रों को मिला दें तो इन चारों गोलों का केंद्र मिलाने पर आपको एक वर्गाकार संरचना प्राप्त होती है, वर्ग की आकृति प्राप्त होती है, और इसके कारण से हम इसे नाम देते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन। जब कणों की पंक्तियों को एक के साथ एक व्यवस्थित किया जाए, इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि प्रत्येक गोला दो परस्पर लंबवत पंक्तियों का सदस्य बने, तो इस अवस्था में एक गोला अधिकतम 4 गोलों को टच करता है, स्पर्श करता है, और अगर हम इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो इन चारों गोलों का केंद्र मिलाने पर वर्ग की आकृति बनती है, और वर्ग की आकृति बनने के कारण से हमने नाम दिया है वर्ग निबिड़ संकुलन। और बेटा इसके अलावा क्या क्या बातें हैं, हम इस संरचना को एक नाम और भी देते हैं। अगर हमने गोले की इस लाइन को माना A, तो गोले की अगली लाइन समान व्यवस्था में, जैसे पहली लाइन में व्यवस्था है वैसे दूसरी लाइन में व्यवस्था है, तो ये भी A हो गई। इसी प्रकार तीसरी में, चौथी में सब में एक जैसी व्यवस्था आ रही है, तो हम इसे कह सकते हैं A डॉट डॉट संरचना। क्या कहेंगे? A डॉट डॉट संरचना। और बेटा इसमें एक टर्म आता है समन्वय संख्या। देखिए समन्वय संख्या क्या हो, एक गोला अधिकतम कितने को स्पर्श कर रहा है? 4। अधिकतम स्पर्श करने वाले, अब आप कहेंगे ये वाला गोला ये तो 2 को ही दिख रहा है, इसको नहीं, अधिकतम को लिखना है। अब ये तो हुई समन्वय संख्या। बेटा एक और होती है इसमें संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है? कुल आयतन का जितने प्रतिशत भाग गोलों के द्वारा या कणों के द्वारा घेरा जाता है उसे हम नाम देते हैं संकुलन क्षमता। कुल आयतन का जितने प्रतिशत भाग कणों के द्वारा या गोलों के द्वारा घेरा जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये कण व्यवस्थित होते हैं तो कणों के बीच में काफी सारे स्पेस, खाली जगह बची रह जाती है। संरचना का जितना आयतन है उतना आयतन गोलों का नहीं, गोलों का आयतन हमेशा संरचना के आयतन की अपेक्षा कम होगा। तो संरचना के कुल आयतन का जितना प्रतिशत भाग गोलों के द्वारा घेरा जाए उसे कहा जाता है संकुलन क्षमता, और यहाँ संकुलन क्षमता का मान आता है 52.4%। यानी कुल आयतन का 52.4% भाग गोलों ने घेरा है। यानी रिक्त स्थान कितना हुआ? 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस करेंगे 47.6, तो रिक्त स्थान की मात्रा हो जाएगी 47.6%। तो ये रहा बेटा आपका वर्ग निबिड़ संकुलन। अब बेटा इसके अलावा दूसरा आता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है? इसके बाद बेटा दूसरा आता है इसका षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जबकि ये गोलों की पहली पंक्ति है,
ये गोलों की पहली पंक्ति। अब बेटा गोलों की जो अगली पंक्ति होगी उसकी व्यवस्था यहाँ से अलग है। यहाँ मैंने आपको बताया था कि गोले इस तरह व्यवस्थित होंगे कि हर एक गोला दो लंबवत लाइनों का सदस्य बने। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगला जो गोला, अगली लाइन का जो गोला है पहली लाइन के गोलों के गैप में जाता है। अगली लाइन का गोला पहली लाइन के गोलों के मध्य के रिक्त स्थान में जाता है। अब पहली लाइन का दूसरी लाइन का गोला पहली लाइन के गोलों के मध्य के स्थान में जाएगा। तीसरी लाइन का गोला दूसरी लाइन के गोलों के मध्य के स्थान में आएगा। चौथी लाइन का गोला तीसरी लाइन के गोलों के मध्य के स्थान में आएगा। इस प्रकार गोले व्यवस्थित। अब बेटा आप इसमें देखिए, यहां पर एक गोला कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। हमने ये गोला दिया, ये गोला अधिकतम 6 गोलों को स्पर्श करता है। और अगर हम इन 6 गोलों के केंद्रों को मिला देते हैं तो एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। और षटकोणीय आकृति के बनने के कारण से हम इस संरचना को नाम दे सकते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। देखिए षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्या है? षटकोणीय निबिड़ संकुलन में गोलों की पंक्तियां इस तरीके से व्यवस्थित होती हैं। गोलों की पंक्तियां इस तरीके से व्यवस्थित होती है कि प्रत्येक अगली पंक्ति का गोला पहली पंक्ति के गोलों के मध्य के रिक्त स्थान में प्रवेश करे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइनें इस तरह व्यवस्थित होंगी कि सम संख्या वाली लाइनें एक सीध में। आप चित्र को थोड़ा ध्यान से देखें तो पहली लाइन के गोले तीसरी लाइन के गोले, अगर हम इसके आगे और लाइनें बनाएं तो 1 3 5 7 9 11 इस तरह की जो विषम संख्या वाली लाइनें हैं उनके गोले एक सीध में आ रहे हैं। 2 4 6 8 10 12 इस तरह सम संख्या वाली लाइनें हैं, उनके गोले एक सीध में आ रहे हैं। तो यहाँ गोलों की व्यवस्था इसकी तुलना में एकदम चेंज हो गई। इसमें तो हर एक गोला 2 लंबवत लाइनों का सदस्य था। कहीं से भी देखेंगे व्यवस्था आपको एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन यहाँ व्यवस्था चेंज होती है। क्या चेंज दिख रहा है? अगर हमने इस लाइन को नाम दिया ए, तो अगली लाइन क्या होगी आपकी? गोलों की व्यवस्था चेंज हो गई बी। फिर तीसरी लाइन की व्यवस्था पहले के समान दिख रही है, फिर ए। चौथी की व्यवस्था आपको दूसरे के समान दिख रही है। तो हम इसे नाम दे सकते हैं ए बी डॉट डॉट संरचना। षटकोणीय निबिड़ संकुलन को ए बी व्यवस्था कह सकते हैं। इसको हमने नाम दिया था ए व्यवस्था। फिर इसमें क्या बताया? हर एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। हर एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है। और अगर हम इन 6 गोलों के केंद्रों को एक दूसरे से मिला देते हैं तो केंद्रों को मिलाने पर षटकोणीय आकृति बन रही है। और षटकोणीय आकृति के बनने के कारण से इस व्यवस्था को हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था कह सकते हैं। अब बेटा समन्वय संख्या, समन्वय संख्या का मान देखिए, कितने को अधिकतम स्पर्श कर रहा है? 6 को स्पर्श कर रहा है। 6 को स्पर्श करने का अर्थ है
समन्वयी संख्या का मान 6 होगा। फिर दूसरी बात आती है संकुलन क्षमता। बेटा संकुलन क्षमता में क्या होगा? संकुलन क्षमता में इसमें क्या होता है यहाँ पर कि आप देखो पहले तो एक गोला 4 को टच कर रहा था, अब एक गोला 6 को टच कर रहा है, यानी गोलों की संख्या बढ़ गई। इस संरचना की तुलना में स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या बढ़ गई, और गोलों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रिक्त स्थान की मात्रा में कमी आएगी। गोले बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? रिक्त स्थान की मात्रा में कमी आएगी, यानी संकुलन क्षमता पहले की तुलना में बढ़ेगी, और इसकी संकुलन क्षमता का मान होता है 60.4%। 60.4% मतलब कुल आयतन का 60.4% भाग गोलों के द्वारा घेरा गया है। 60.4% भाग गोलों के द्वारा घेरा गया है, और शेष भाग जो है वो रिक्त स्थानों के रूप में संरचना के अंदर उपस्थित है। तो इस तरह से द्विविमीय निबिड़ संकुलन के दो भाग बता दिए, वर्ग निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन में लाइनें इस तरह व्यवस्थित होती है, हर एक गोला 2 लंबवत लाइनों का सदस्य बनता है। एक गोला अधिकतम 4 को स्पर्श करता है, और जब इन चारों के केंद्रों को मिलाया जाता है तो आकृति वर्गाकार होती है, और वर्गाकार आकृति के कारण से हमने इसे नाम दिया वर्ग निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में लाइनें इस प्रकार व्यवस्थित होंगी कि प्रत्येक अगली लाइन का गोला पहले लाइन के गोलों के मध्य के स्थान में जाए, और इस अवस्था में 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी विषम संख्या वाली लाइनें एक सीध में, 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी सम संख्या वाली लाइनें एक सीध में होती हैं। फिर इसको हमने AB व्यवस्था नाम दिया। हर एक गोला 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, और उन 6 गोलों का केंद्र मिलाने पर षटकोणीय आकृति बन रही है। इसके कारण से आप इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन कह सकते हैं।